हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीएस शांतनुपेठे, योर कोच। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेजेस की डेफिनेशन की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कोड ऑन वेजेस में दे रखी है। अगर ये डेफिनेशन ही आपको पता नहीं है वेजेस की, तो आप ठीक से लीगल कंप्लायंस नहीं कर सकते। कई न्यूज चैनल हैं और कई यूट्यूब चैनल हैं, वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं कोड ऑन वेजेस पे, या नए कोड जो आ रहे हैं कि भाई 1 तारीख से लागू हो जाएगा, 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा ये, और सैलरी आपकी आधी रह जाएगी। तो मेरा बस यही कहना है कि इन चैनलों को या न्यूज चैनलों को आप ज्यादा सीरियसली मत लिया कीजिए। अगर आपको अच्छे से लॉ का कंप्लायंस समझना है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं। और साथ में आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उसको भी आप सेव कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इन वीडियोस में तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। तो चलिए, आज की जो वीडियो है उसमें हम वेजेस की डेफिनेशन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वेजेस की डेफिनेशन है, ये एक मल्टीपर्पस डेफिनेशन है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा देर बाद फिर से पूरा बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए कि कोई एम्प्लॉई है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको आप कुछ रिमुनरेशन देते हैं। जितना भी पेमेंट देते हैं, जो भी आप पेमेंट देते हैं, हम उसको मान लेते हैं टोटल रिमुनरेशन। अब ये जो टोटल रिमुनरेशन है, वेजेस की डेफिनेशन को समझने के लिए हमको इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। कुछ ऐसे आइटम हैं जो वेजेस की डेफिनेशन में शामिल होंगे। तो जो भी आप एक्स अमाउंट दे रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, उसमें से कुछ आइटम तो वेजेस की डेफिनेशन में आएंगे। कुछ आइटम स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर रखे हैं, इसका मतलब वो डेफिनेशन में, वेजेस की डेफिनेशन में वो शामिल नहीं होंगे। यानी वो रिमुनरेशन तो होगा, लेकिन जो वेजेस टर्म जो यूज किए वेजेस, उसमें वो फॉल नहीं होंगे। उसका इंप्लीकेशन मैं आगे बताऊंगा विद केस स्टडीज। इसके अलावा कुछ अदर आइटम्स हैं जो ना तो इंक्लूडेड की लिस्ट में है ना एक्सक्लूडेड की लिस्ट में है, उनको हम अदर्स कह सकते हैं। इन्हें हमको वेजेस की डेफिनेशन में शामिल करना है। ठीक है, ये क्लियरली यहां पर कोड ऑन वेजेस में जो डेफिनेशन दे रखी है उसमें ये कहा गया है। तो अब हम बात करते हैं आगे जो चल रहे हैं, उसमें हम बात कर रहे हैं ये इंक्लूजन्स क्या है और एक्सक्लूजन्स क्या है। जरा ध्यान से समझना, इसमें आपको थोड़ा सा फोकस रखना होगा। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये मल्टीपर्पज डेफिनेशन है। जैसे कि मैंने बताया कि जो कोड ऑन वेजेस है, ये बेसिकली 4 एक्ट्स को रिप्लेस कर रहा है। एक है मिनिमम वेजेस एक्ट को रिप्लेस कर रहा है, पेमेंट ऑफ बोनस, पेमेंट ऑफ वेजेस और इक्वल रिम्यूनरेशन, ये चारों एक्ट को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, इसके पहले इन चारों एक्ट में अलग अलग डेफिनेशन हुआ करती थी वेजेस की, लेकिन अब उन्होंने एक मल्टीपर्पज डेफिनेशन दे दी है विद सम मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो कोर है डेफिनेशन का, वो आप समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले ये कहते हैं कि वेजेस की डेफिनेशन में इंक्लूड होंगे ये 3 आइटम। 3 आइटम कौन से हैं? एक है बेसिक पे, यानी बेसिक जो आपका रहता है वो तो वेजेस में रहेगा ही। इसके अलावा डियरनेस अलाउंस, जिसको हम महंगाई भत्ता बोलते हैं, ये भी शामिल रहेगा। और एक कहीं कहीं पे आप देखेंगे रिटेनिंग अलाउंस, यानी एम्प्लॉय कहीं छोड़ के ना चला जाए इसलिए उसको कुछ अमाउंट दिया जाता है, रिटेनिंग अलाउंस। तो ये तीनों आइटम हमेशा वेजेस की डेफिनेशन में फॉल होंगे। ठीक है, अब इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर कुछ एक्सक्लूजन्स है। ये जो एक्सक्लूजन्स है, इनको हम वेजेस की डेफिनेशन में नॉर्मली नहीं लेंगे। ध्यान से सुनना, नॉर्मली नहीं लेंगे, किसी किसी केसेस में हम लेंगे, वो आगे हम केसेस देखेंगे। सबसे पहले बोनस, अगर आप कोई बोनस पे कर रहे हैं वो वेजेस की डेफिनेशन में शामिल नहीं है। एमिनिटीज जो आप दे रहे हैं, जैसे हाउस अकोमोडेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई वगैरह, ये जो भी वैल्यू बनती है इनकी, इनको भी हम वेजेस की डेफिनेशन में नहीं लेंगे। कोई कंट्रीब्यूशन है प्रोविडेंट फंड में या पेंशन में फंड में, वो एम्प्लॉयर जो करता है उसको भी वेजेस में नहीं लेना है। कन्वेंस या ट्रेवलिंग अलाउंस, स्पेशल एक्सपेंसेस, कई बार एम्प्लॉय को अपना काम करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस होते हैं और वो भी एम्प्लॉयर की तरफ से दिए जाते हैं, तो ये स्पेशल एक्सपेंसेस भी शामिल नहीं होंगे वेजेस की डेफिनेशन में। इसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, ये बहुत ही कॉमन अलाउंस है, आपने सुना होगा। हाउस रेंट अलाउंस भी वेजेस की डेफिनेशन में शामिल नहीं है। इसके अलावा कुछ अवार्ड या सेटलमेंट, या तो एग्रीमेंट हुआ है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, या कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने कुछ अवार्ड या सेटलमेंट किया है और उसके
मुताबिक कुछ उसे अमाउंट मिल रहा है, उसको भी हम वेजेस की डेफिनेशन में नहीं लेंगे। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन आइटम है ओवर टाइम। आपने देखा होगा कहीं कहीं ओवर टाइम करता है एम्प्लॉय और उसको ओवर टाइम पेमेंट मिलता है, तो ये जो ओवर टाइम का आप अलाउंस देंगे ये भी वेजेस की डेफिनेशन में शामिल नहीं रहेगा। इसके अलावा कमीशन अगर आप किसी भी तरह का आप दे रहे हैं एम्प्लॉय को, तो वो भी वेजेस की डेफिनेशन में शामिल नहीं है। इसके अलावा दो और आइटम हैं, जैसे ग्रेच्युटी जो एम्प्लॉय को मिलती है, या फिर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन अलाउंस, या कुछ भी आप कह लीजिए, जब वो छोड़ के जाता है और उस समय उसे कुछ दिया जाता है, उसको भी हम वेजेस की डेफिनेशन में शामिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बात आपने समझ ली कि सर ये तीन आइटम तो वेजेस की डेफिनेशन में हमेशा रहेंगे, ये नॉर्मली एक्सक्लूडेड हैं, इनको हम वेजेस की डेफिनेशन में नहीं लेंगे। और इसके बाद इसके अलावा अगर कुछ बच जाता है, इन्होंने कहा कि अगर कुछ बच जाता है जो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में नहीं है, अदर्स में है, तो उसको आप वेजेस की डेफिनेशन में ले लेंगे। अब वो क्या है ऐसा नहीं बताया, आप देख सकते हैं कि इन आइटम्स के बाहर अगर आप कुछ पे कर रहे हैं उसे, तो उसे हम वेजेस की डेफिनेशन में लेंगे। तो ये मल्टीपर्पज डेफिनेशन का मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया है। अब हम आगे चलते हैं, जरा इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन आप अच्छे से समझ लीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा, दो जो प्रोविजंस हैं, इक्वल रिम्यूनरेशन का जो चैप्टर है और पेमेंट ऑफ वेजेस का, यानी ये यहां पर जो प्रोविजंस लगते हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस यानी जब आप पेमेंट की बात आती है वेजेस की, और इक्वल रिम्यूनरेशन की बात आती है, यानी जो मेल है और फीमेल एम्प्लॉयज को बराबर का रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए, तो तब उन केसेस में ये जो मैंने बोल्ड में दे रखे हैं एक्सक्लूजन्स में से, ये जो आइटम है, जैसे कन्वेंस और ट्रेवलिंग अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, अवार्ड और सेटलमेंट एंड ओवर टाइम, ये चारों आइटम को आपको वेजेस की डेफिनेशन में शामिल करना है। यानी यहां पर ये एक्सक्लूजन्स नहीं रहेंगे। जब कभी भी बात इक्वल रिम्यूनरेशन की होगी या फिर पेमेंट ऑफ वेजेस की रहेगी, याद रखिए मिनिमम वेजेस और बोनस के लिए इनको नहीं बोला गया है, केवल ये दो आइटम है, इक्वल रिम्यूनरेशन और पेमेंट ऑफ वेजेस, इन्हीं के लिए ये चार आइटम को हम वेजेस की डेफिनेशन में शामिल कर लेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो डाला है इन्होंने, और इसका जो सिग्निफिकेंस है वो आप समझ लीजिए। पहले तो नॉर्मली क्या होता है कि एम्प्लॉय जो रहता है उसको जब कभी भी पेमेंट किया जाता है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है सैलरी का, वो कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये जो पार्ट है यानी बेसिक डीए, उसको कम से कम रखा जाता है। कहीं कहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हर जगह रखा जाता है, कहीं कहीं रखा जाता है। और ये जो आइटम्स हैं यानी जो अलाउंस पार्ट है उसको ज्यादा रखा जाता है। उसका रीजन ये है कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो हैं वो ज्यादातर इसके ऊपर कैलकुलेट होते हैं, और इसके ऊपर कैलकुलेट होने की वजह से एम्प्लॉयर को कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, जैसे हमने पीएफ में देखा है, पेंशन फंड वगैरह में। तो एम्प्लॉयर की लायबिलिटी कम से कम आए, इसलिए एम्प्लॉयर क्या करता है कि ज्यादातर जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो इस तरह से डिजाइन करता है कि ये जो आइटम है ये कंपोनेंट उसमें ज्यादा हो, और ये वाला जो कंपोनेंट है बेसिक और डीए, रिटेनिंग तो कहीं कहीं पे ही होता है, ये कम से कम। अब गवर्नमेंट को ये बात समझ में आ गई है। गवर्नमेंट ने अभी इस जो कोड है इसमें इन्होंने कुछ ऐसा किया है, ये कहते हैं कि अगर ये वाले आइटम, ध्यान रखिए ग्रेच्युटी और रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन इनको अलग कर दीजिए, ये जो आइटम है, ये जो मैंने यहां पर ऑरेंज में दे रखा है, ये जो ऊपर के आइटम है, इनका अगर आप टोटल करें, और वो टोटल 50% ऑफ टोटल रिम्यूनरेशन बोला है, यानी ये पूरा, ये तीनों आइटम, इस पूरे का अगर वो 50% से ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे केसेस में जो भी एक्सेस हो रहा है वो वेजेस की डेफिनेशन में हम उसको शामिल कर लेंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि आप अगर रिम्यूनरेशन दे रहे हैं किसी को 50,000 रुपए टोटल रिम्यूनरेशन, तो कम से कम 25,000 रुपए तो वेजेस होने ही चाहिए उसके। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बस 10,000 के वेजेस बाकी 40,000 के अलाउंसेस है, ये इनका कहना है। क्योंकि फिर रिटायरमेंट बेनिफिट जो आपकी कैलकुलेट होंगे वो
50% जो 25,000 है उसके ऊपर होंगे, एम्प्लॉयर को थोड़ा ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन पीएफ या पेंशन फंड वगैरह में। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं हूँ व्हाट्सएप पे, लेकिन ये आप समझ लीजिए। ठीक है, इसके बारे में और भी मैं आगे डिटेल में चर्चा करूंगा, इसको आप समझ लीजिए। 50% तो यानी ओवरऑल रिम्यूनरेशन का कम से कम 50% तो आप मान के चलिए कि आपकी वेजेस माने ही जाएंगे। अब हम आगे चलते, अब हम बात करेंगे कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को काइंड में वेजेस दे रहा है, काइंड में यानी कि देखिए कहीं कहीं पे नॉर्मली जो लोअर सेक्टर्स हैं वहां पर कई बार एम्प्लॉय को रिम्यूनरेशन के बदले अनाज दे दिया जाता है या किसी और तरह की चीजें दी जाती हैं। तो क्या ये जायज है? तो पहली बात तो ये कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन वेजेस का जब सवाल आएगा तो क्या ये काइंड में दे रहा है उसको हम वेजेस की डेफिनेशन में शामिल करें या ना करें? तो इसके लिए पहले तो आप समझ लीजिए कि ये जो डेफिनेशन है ये कह रही है कि अगर काइंड में अगर कुछ रिम्यूनरेशन वो दे रहा है, अनाज दे रहा है मान लीजिए, वो अगर 15% ऑफ द टोटल वेजेस है, यानी टोटल वेजेस जो उसको मिलने हैं उसका 15% तक है, तो वो डेफिनेशन में आ जाएगा वेजेस की, यानी उसको हम वेजेस मानेंगे। लेकिन अगर 15% से भी ज्यादा वो काइंड में दे रहा है तो केवल 15% ऑफ दी टोटल वेजेस का ही जो काइंड में दे रहा है उसको हम वेजेस की डेफिनेशन में शामिल करेंगे। अब देखिए मिनिमम वेजेस हमने देखा है प्रोविजंस कि गवर्नमेंट फिक्स करती है मिनिमम वेजेस और उसके मुताबिक एम्प्लॉयर को उतना वेजेस तो देना ही पड़ता है। तो वेजेस का मतलब क्या है तो वो तो हम देख ही रहे हैं यहाँ पर। तो अब इसका मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, उससे आप इसको समझिएगा। एक रफ एग्जांपल है लेकिन ये क्लियर कर देगा आपको ये वाला कंसेप्ट। तो चलिए एक एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं अभी उसमें हम मान के चलते हैं कि भाई एक एम्प्लॉय है और उसका जो वेजेस का स्ट्रक्चर है रिम्यूनरेशन उसमें बेसिक है और डीए है। बेसिक कितना है 9,000 है, डीए कितना है 1,000 है और टोटल 10,000 है। ठीक है, ये अगर देता है तो भाई 10,000 वेजेस है, हमने यहाँ पे देखा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करने के लिए इसको नहीं ले रहे हैं, ये वेजेस है। ठीक, अब अगर मान लीजिए इस एम्प्लॉय को वो 7,500 अमाउंट देता है बेसिक का और 1,000 डीए देता है, और ये जो 9,000 बेसिक था उसमें से 1,500 वो क्या कर रहा है काइंड में दे रहा है, अनाज वगैरह दे रहा है, कुछ भी समझ लीजिए। तो ये अलाउड है क्योंकि हमने देखा 15% ऑफ द टोटल वेजेस वो काइंड में दे सकता है। तो ठीक है, इसको हम पूरा वेजेस मानेंगे। तो इसका मतलब इसने 10,000 वेजेस दे दिए हैं, ये हम मान लेते। लेकिन अगर इस केस में हम देखें कि वो 9,000 जो बेसिक था उसमें से 6,000 तो वो पेमेंट कर रहा है और 3,000 काइंड में दे रहा है। तो अब देखिए डीए तो दे रहा है 1,000 का, अब ये जो काइंड है 3,000 का ये पूरा का पूरा वेजेस में शामिल नहीं होगा क्योंकि हमने देखा 15% ऑफ द वेजेस ही शामिल किया जाएगा। इसका मतलब 3,000 में से केवल 1,500 का जो अनाज की वैल्यू है उतना ही हम वेजेस मानेंगे, 8,500 मानेंगे। इसका मतलब 1,500 रुपए अभी उसको एम्प्लॉयर को और देने होंगे, अभी उसकी लायबिलिटी खत्म नहीं हुई। अब इसमें देखिए मिनिमम वेजेस की जो बात करते हैं प्रोविजन की, मान लीजिए गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है मिनिमम वेजेस 10,000 रुपए। 10,000 के हिसाब से अगर हम देखें तो पहला जो केस आ रहा है उसमें तो 10,000 वो देता हुआ दिख रहा है, दूसरे केस में भी देता हुआ दिख रहा है क्योंकि 15% तक हमने देखा काइंड में भी दिया तो उसको वेजेस माना जा रहा है। लेकिन थर्ड केस में हमने देखा कि केवल 8,500 का ही वेजेस माना जाएगा क्योंकि 15% तक काइंड में अलाउड है। तो इसका मतलब ये मिनिमम वेजेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएगा। अगर आपने काइंड में जो देना है वो उससे ज्यादा हो रहा है 15% से, उसको हमने वेजेस की डेफिनेशन से बाहर कर दिया है यहाँ पे। तो ये इसका एक लीगल एस्पेक्ट है, बहुत ही अच्छे से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो वेजेस की डेफिनेशन है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि लीगल कंप्लायंस पूरा का पूरा इसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, कोड ऑन वेजेस का। तो ये डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आनी ही चाहिए। तो अभी मैं आप सभी से इजाजत लूंगा, हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।